जी विशाल शर्मा, यस टू यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रणाम। जम्मू से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से हूँ। तो इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं। प्रभु जी भगवत गीता के श्लोक का सही सही ढंग से उच्चारण करना आना चाहिए उसके लिए। श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी श्लोक सारे संस्कृत में हैं, तो उसको भी सही ढंग से उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवत गीता है ये भगवान की वाणी है, तो उसका हम अगर गलत ढंग से उसके श्लोक को पढ़ें तो वो भी गलत होगा। प्लस प्रभु जी जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें जब भी प्रचार के लिए जाना है, कोई भी चीज समझानी है, उसके लिए हमें रेफरेंसेस देने होते हैं। तो रेफरेंसेस तो प्रभु जी जी या तो डिफरेंट जो ये उपनिषद हैं उनमें से रेफरेंस आएगा, कोई श्रीमद् भागवतम से आएगा, श्रीमद् भगवद गीता से आएगा। तो जब तक संस्कृत नहीं आएगी तो तब हम सही ढंग से किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे ना भक्ति के लिए। जी जी जी, यस परफेक्ट, ओके तो यस प्रो, परफेक्ट प्रो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम प्रो टू द कोर्स। नेक्स्ट इज यमुना माता जी, यमुना। हरे कृष्णा प्रभु। यमुना मेरी बेटी है प्रभु जी, वो एमए पढ़ती है संस्कृत में। इधर धारवाड़ कर्नाटक से है, हम इन धारवाड़ यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ रही है। उनको बचपन से संस्कृत का इंटरेस्ट है, हमें भी सबको। और गुरुकुल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन गुरुकुल में सेलेक्ट नहीं हुई वो। लेकिन फिर से वो आशा नहीं छोड़ी, फिर से कॉलेज और तिरुपति यूनिवर्सिटी में बीए किया उन्होंने। अभी इधर एमए कर रही है। तो इसमें गीता उपनिषद लिए वो, इसीलिए गीता के बारे में ही ज्यादा आप एक कर रहे हैं ना, उसी का ग्रामर वो सब पढ़ा रहे। तो हमें इच्छा हुआ कि चलो हम कोर्स करें ताकि हम भी पढ़ सकते हैं। हमारा एक स्कूल है प्रभु जी, शिशु वाटिका, नर्सरी बच्चों के लिए। और पूरा वैदिक सिस्टम हम पढ़ाते, लाइक गुरुकुल। तो उसमें संस्कृत भाषा हमारा प्राधान्य है, संस्कृत संभाषण सिखाते बच्चों को, और बहुत सारा श्लोक भी सिखाते बच्चों को। तो हम थरोली हमें पढ़ेंगे ना तो दूसरों को बोल सकते हैं, इसीलिए मुझे भी इच्छा हुआ। तो आज थोड़ा वो बिजी है प्रभु जी, इसलिए मैं अटेंड हुई हूँ। नेक्स्ट क्लास से वो ज्वाइन हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रभु। उनको बोलिएगा कि आप वो रिकॉर्डिंग सुन ले, क्योंकि इसमें भी कुछ जो क्लास में मिस हो जाए। यस, तो रिकॉर्डिंग शी कैन गेट डेफिनेटली। यू नो व्योमा लैब्स माता जी, व्योमा लैब्स आप जानते हैं? व्योमा संस्कृत लैब्स, व्योमा लैब्स। वो शायद जानती होंगी, मुझे इतना थोड़ा मैं संभाषण में कोर्स अटेंड की हूँ, थोड़ा वार्तालाप कर सकती हूँ, इतना ही मुझे इतना डिटेल नहीं पता। सम्यक। हम नंदग्राम 2-3 साल अच्छा, नंदग्राम फार्म आप आए? यस रोज, बहुत अच्छा लगा उधर। बच्चों के साथ संस्कृत हम कर रहे थे संभाषण। तो आप भी नंदग्राम से है तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे मिलने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट डन, एवरीवन इज डन ऑलमोस्ट। कोई लेफ्ट, कोई रह गया है अपना परिचय देने से? किसी का नाम है भूल गया बोलने का? आई थिंक सो एवरीवन इज कवर्ड। ओके, या ठीक है। हम लोग बहुत टाइम चला गया, 45 मिनट्स। तो ऑफ कोर्स आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो इसलिए किया क्योंकि सब डिवोटीज जो है अपना परिचय दे और एक दूसरे को भी जाने कि कहाँ से आप सब डिवोटीज हैं और आपका नाम क्या है। तो थोड़ा सा परिचय यदि हो तो अच्छा रहता है। ओके, तो हम लोग लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे आज। वी विल स्टार्ट द क्लास। ओके, तो आप सब डिवोटीज को ये स्क्रीन दिख रहा है? मैं अभी स्क्रीन शेयर किया, सब डिवोटीज को दिख रहा है? यस यस, ब्लैंक स्क्रीन, nothing is there.
Yes, the screen is there, yeah. दिख रहा है प्रभु जी? यस प्रभु जी। दिख या ओके ओके या तो डे वन है हमारा लर्निंग संस्कृत द इजी वे कोर्स। कोर्स स्टार्ट होने से पहले प्रभुपाद का एक कोट है, वो कोट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बस उधर से हम लोग अपना लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। तो मैं वोटी को पूछूंगा, आप प्लीज ये कोड को पढ़ेंगे प्लीज, कोई वॉलंटियर। मैं पढ़ूं प्रभु जी? रचना। जी 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 माता जी, यस। और संस्कृत भाषा कोई कठिन नहीं है, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, तब वह सीखेगा। हमारी संस्कृत की शिक्षा कॉलेज में हुई थी। निसंदेह मैं अपनी कक्षा में संस्कृत का सबसे अच्छा छात्र था। मैं हमेशा पहले आता था, परंतु हम तथाकथित संस्कृत विद्वानों की तरह नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए हम पढ़ और लिख सकते हैं, बस इतना ही। यस। रूम कन्वर्सेशन जून 17 टोरंटो में प्रभुपाद ने बोला था। तो जैसा कि कोर्स का भी जो टाइटल है वो भी यही है, और संस्कृत लर्निंग संस्कृत इजी वे। तो डेफिनेटली जो जैसा भी प्रभुपाद का जो फर्स्ट सेंटेंस है, और संस्कृत कोई कठिन नहीं है, तो पूरा जो कोर्स है ये सेंटेंस के ऊपर, प्रभुपाद का जो कोट है उसके ऊपर आधारित है। और प्रभुपाद यही बता रहे कि अपने कॉलेज में उनकी संस्कृत की शिक्षा हुई थी, तो डेफिनेटली ही वाज द बेस्ट। मैं अपनी कक्षा में संस्कृत का सबसे अच्छा छात्र था। तो दिस शुड बी आवर मोटिवेशन, ओके, कि आप देखिए प्रभुपाद अपने कॉलेज टाइम में संस्कृत में सबसे, कोई भी संस्कृत का परीक्षा है तो कुछ होता है तो सबसे पहले प्रभुपाद आते थे। तो डेफिनेटली दिस कैन बी आवर मोटिवेशन, बहुत मोटिवेट रख सकता है। यस, ओके। या ओके, तो लेसन 1 अभी सबसे पहले तो मैं संस्कृत के विषय में थोड़ा बताऊंगा। तो संस्कृत जो है वो एक ध्वनि आधारित भाषा है। ध्वनि आधारित भाषा मतलब क्या, कि इट्स अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज, ओके, इट्स अ साउंड बेस्ड लैंग्वेज। तो in Sanskrit, unlike English, there is a perfect one-to-one correspondence between what is written letter and what is pronounced sound. The most common script for Sanskrit is called Devanagari, ठीक है। तो संस्कृत ध्वनि आधारित भाषा क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब डायरेक्ट संबंध है उसमें, कि जो भी लिखा जाता है और जो प्रोनाउंस किया जाता है, तो दोनों में संबंध है। मतलब जो भी हम लिखेंगे वही अक्षर हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ कि ये कैसे, ये क्या क्या बताना चाह रहा है इसमें। या फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंग्लिश भाषा में यदि आप देखेंगे तो तो यदि आप इंग्लिश भाषा में देखेंगे, ये जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो नहीं है उसके अंदर। तो मतलब जो व्हाट इज जो भी साउंड है, साउंड जो है और जो लेटर है, ठीक है, तो दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। क्यों ऐसा कैसे नहीं है उसमें? तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यू, ओके। तो ये जो यू है, ये यदि आप प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे CUT कट, ओके, और PUT पुट। तो CUT कट जो वर्ड है, ये जो वर्ड है,
इसमें हम लोग यू जो है उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब ए के रूप में। ओके, हम लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं कट। ओके, जैसे हिंदी में तो कट कट बोलेंगे। कट मतलब हम लोग उसको यू बोलते हैं लेटर के रूप में, तो हम लोग उसको यू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे वो वर्ड में डालते हैं कट में, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है, कट हो जाता है। तो यू ऐसा नहीं कि क्यूट, हम लोग कट को क्यूट नहीं बोलते ना। तो डेफिनेटली जो साउंड है और जो लेटर, उसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि वो अलग तरीके से लिखा जा रहा है और वो अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जा रहा है। यस, तो इसके वजह से उसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। और इवन वर्ड्स में भी आप देखेंगे, जैसे कट जो हमने वर्ड बोला, तो ये एक वर्ड है, इसमें यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ के द्वारा, कट के द्वारा। लेकिन यदि आप PUT देखेंगे, PUT पुट मतलब, तो PUT में हम लोग यू को प्रोनाउंस नहीं करते अ की तरह। हम लोग ऐसा नहीं बोलते पट, हम लोग पट नहीं कहेंगे ना, हम लोग क्या बोलेंगे, पुट बोलेंगे। तो इसके वजह से यू है, इसमें हम लोग प्रोनाउंस कर रहे ऊ और इसमें प्रोनाउंस कर रहे अट। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन व्हाट इज स्पोकन, क्या क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में मान लीजिए आप कट बोलते हैं, मतलब कट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल लू उल्लू, ठीक है, उल्लू। अभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऊ, जैसे हम लोग अक्षर पढ़ते, वर्णमाला जब हम वर्णमाला जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग अ आ ई उ ऊ, ओके, तो हम लोग ऊ बोलते हैं। अभी जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उल्लू को कुछ अलग प्रकार से प्रोनाउंस कर रहे हैं या तो युल्लू प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको, उल्लू की तरह। तो फिर दैट इज डायरेक्ट 1-to-1 क्या संबंध है, जो लिखा जा रहा है और जो बोला जा रहा है। यस, ठीक है, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, bro. यस, Yes, sir. ओके। तो जैसे बचपन में फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या तो हिंदी पढ़ते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता था, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट्स। यस, सबसे पहले हम लोग लेटर्स पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, ABCDEFG। हिंदी में अ आ ई उ ऊ, हम लोग सबसे पहले वर्ण पढ़ते, लेटर्स पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो इस प्रकार से क्यों होता है, हम लोग पहले लेटर्स क्यों पढ़ते हैं? तो लेटर्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ओके, वर्ण हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ण वर्ण यदि हम लोग बहुत सारे वर्ण लेंगे, तो वर्ण से क्या कंस्टिट्यूट होता है या क्या बनता है, वर्ण से, बहुत सारे वर्णों से क्या बनता है, एक शब्द बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम नीचे उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे र एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, म एक वर्ण है, अ एक वर्ण है। ओके, तो र आ म अ ये अलग अलग वर्ण है। और जब हम इसको जोड़ देते हैं, जब हम इसको जोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये राम। ओके, तो ये बन गया शब्द। वर्णों से, वर्णों के मेलन से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ओके, अभी शब्दों को हम लोग प्रॉपरली वाक्य प्रॉपरली स्थित करेंगे, मतलब जैसे शब्दों हम लोग लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है राम वनम गच्छति, संस्कृत में या तो हम लोग बोलेंगे हिंदी में राम वन। ओके, तो वर्ड्स को हम लोग यदि प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे कि जिसमें धातु है, क्रियापद है, ठीक है, जा रहा है क्या है, क्रियापद है, और इसमें कर्ता कौन है, राम जा रहा है, इसमें कर्ता कौन है, राम एक कर्ता है। ओके, जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस है, राम वन जा रहा है, तो ये क्या है, राम एक शब्द है, वन एक शब्द है, जा एक शब्द है, रा एक शब्द है। ओके, तो इस प्रकार से शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनते हैं, सेंटेंस। तो वर्णों के मेलन से शब्द बनता है और शब्दों के मेलन से वाक्य बनता है। ओके, तो हमारा जो कोर्स जो है, ये जो संस्कृत का जो कोर्स है, वो इसी प्रकार का रोड करेगा। सबसे पहले हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद शब्द
है, प्रत्यय क्या होता है, तो ये शब्दों में आते हैं। ओके, ये सब कैटेगरी में आते हैं। तो भी एक शब्द है, उपसर्ग भी एक शब्द है, प्रत्यय भी एक शब्द है। तो इसके विषय में जान लिया। उसके बाद शब्दों से क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। तो जो सेंटेंसेस होते हैं तो उससे अर्थ निकालना। भगवद गीता में जैसे श्लोक होते हैं वो एक सेंटेंसेस है। ओके, एक श्लोक है, उसमें शब्द है, तो शब्दों से एक श्लोक बना हुआ है। तो वो जो शब्द है, वो जो श्लोक है, उसको हम लोग को कैसे अन्वय के माध्यम से उसका अर्थ निकालना है, वो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा कोर्स रोड मैप। ओके, तो डे 1 का टॉपिक्स इस प्रकार से है। हम लोग वर्णमाला, स्वर और व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान के आधारित वर्गीकरण, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत, दंड, ये कुछ मात्राएं होती है संस्कृत में। बाद में संयुक्ताक्षर और उसके भेद, और उसके बाद वर्ण विच्छेद, और लास्ट में रिवीजन, पुनरावृत्ति। ओके, तो ये हमारा डे 1 का टॉपिक्स है। आप लोगों को कभी कभी कुछ, प्लीज आप सब डिवोटीज, अभी हम लोग चालू करेंगे तो आप सब एक नोटबुक रखिए अपने पास। ओके, तो नोटबुक में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है सब लोग प्लीज नोट कीजिए, क्योंकि वर्णों के विषय में भी। तो ये ऐसा नहीं कि बस हिंदी वर्णमाला 40 वर्ण क्या, व्यंजन क्या होते हैं, लेकिन हम लोग और भी जानेंगे इसके। तो प्लीज नोटबुक रखिए, तो जिसमें आप नोट्स बनाइए अपना, ठीक है। और कभी कभी यदि आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं और ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। ओके, yes. लेक्चर के बाद वीडियो नहीं मिलेगा क्या बोल रहे? व्हाट्सएप में लेक्चर का वीडियो नहीं मिलेगा? रोजी आपकी वॉइस अनक्लियर है। बोल, या हाँ बोलिए। यस, लेक्चर के बाद व्हाट्सएप में वीडियो नहीं मिलेगा क्या? जी प्रभु, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही। ये जो क्लासेस है उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। मैं सब जो भी सब रजिस्टर किया है, तो उनके ईमेल जो है उस पे यूट्यूब प्राइवेट लिंक पे ये सब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी डेफिनेटली। तो जो भी आप अपना यूट्यूब रिकॉर्डिंग में आप ये सब यूट्यूब में आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाएंगे। और साथ साथ में किसी को यदि मान लीजिए कि आप इस यदि जानना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। ओके, तो संस्कृत में जो वर्णमाला जो है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ओके, तो स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लिखेंगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ। ओके, तो ये 13 स्वर है। ओके, अभी इसमें अम अह जो है वो कुछ लोग बोलते हैं कि अम अह को भी स्वर माना जाता है, लेकिन ये गलत धारणा है। अम अह को स्वर में नहीं गिनते। हिंदी में ऑफ कोर्स शायद गिनते होंगे, लेकिन संस्कृत के हिसाब से, संस्कृत का जो रूल है उसमें अम अह को लास्ट में जो 2 वर्ड होते हैं अम अह, उसको स्वर में नहीं गिना जाता। ओके, यही जो स्वर, ये 13 स्वर है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई और ओ। ओके, तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अभी ये जो हम लोग वर्ड सुनते हैं ना, स्वर, आप लोगों ने कभी सोचा ये स्वर का क्या मतलब होता है? स्वर का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। स्वर मतलब स्वेनैव इति राजन्ते इति स्वरा। तो उसका क्या अर्थ होता है कि जो स्वर जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर कंप्लीटली स्वतंत्र। ओके, वो स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई भी वर्णों की या दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती बोलने में। जब हम लोग अ बोलते हैं तो वो वर्ण या साउंड जो हम लोग निकल रहा है मुंह से, वो साउंड को निकालने के लिए हम लोग को कोई और वर्ण की सहायता आवश्यकता नहीं होती।
इसके वजह से स्वर का मतलब होता है जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से हम लोग उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी जो स्वर है ये हम लोग कोई भी दूसरे वर्ण या तो कोई भी दूसरा अल्फाबेट को सपोर्ट के बिना हम लोग ये जो 13 स्वर है उसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जो व्यंजन जो होते हैं जो हम लोग भी पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होता है। व्यंजन में हम लोगों को प्रोनाउंस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्वर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्वर टू प्रोनाउंस। जब हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं तो बोलते हैं तो उसमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलने में। ठीक है, अभी ये जो हमने स्वर पढ़े 13 स्वर अ आ ई ई उ री 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 ए आई ओ ओ, तो इनका एक वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण। तो इनको हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो इनको जो वॉवेल्स हम लोग बोलते हैं उसमें एक ह्रस्व वर्ण होता है और एक दीर्घ वर्ण होता है। तो ये जो इनका जो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है ह्रस्व दीर्घ के हिसाब से कि अ ई उ री और री जो है ये जो 5 वर्ण है वो ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व वर्ण बोले जाते हैं। ह्रस्व वर्ण मतलब शॉर्ट वॉवल। इनको प्रोनाउंस करने के लिए आपको कम समय लगता है। यस, फॉर एग्जाम्पल अ बोलेंगे आप और आ बोलेंगे तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मिनी सेकंड थोड़ा टाइम लगता है। यस, थोड़ा सा टाइम लगता है हम लोग को प्रोनाउंस करने में। इसके वजह से अ ई उ री री जो 5 वर्ण 5 जो स्वर है उनको ह्रस्व वर्ण बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो आ ई उ री तो ये जो 4 वर्ण है और आगे भी ए आई ओ औ ये जो 8 वर्ण है ये इनको दीर्घ वर्ण बोलते हैं। क्यों दीर्घ वर्ण बोलते हैं? क्योंकि इनको प्रोनाउंस करने में, इनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। अ ई उ री री बोलने से ये जो 8 वर्ण है इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। मिनी सेकंड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। इसके वजह से इनको क्या बोलते हैं? लॉन्ग वॉवल, दीर्घ वर्ण। ठीक है, अभी इतना समझाया, इसमें कोई डिवोटीज को कोई प्रश्न है? अभी कोई भी कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु। यस, या नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ये प्रभु जी आपने दीर्घ वाले में आ ई उ और री लिखा है, लेकिन पहली वाली स्लाइड में जो री लिखा था दोनों डिफरेंट लग रहे हैं देखने में, तो दोनों सेम है क्या? हाँ प्रभु, सॉरी, वो शायद उसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी क्या होता है वो टाइपिंग करते हैं ना हिंदी में तो कभी कभी अलग अलग वो क्या बोलते हैं आप लोग, फॉन्ट फैमिली जो होती है तो वो गलत थोड़ा सा Another thing प्रभु जी, सॉरी प्रभु, आपने हर्ष में और दीर्घ में री और री पढ़ा है, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो री लग रहा है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? जी प्रभु, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। हम लोग री जो वर्ड है तो हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। यस यस, तो ये जो री जो है प्रभु जी, जो सबसे छोटा जो शॉर्ट वॉवल बोलते हैं हम लोग ह्रस्व में जो री है, तो इसको बोलते हैं जस्ट री। ओके, थोड़ा सा कम टाइम लगता है री, तो ह्रस्व वर्ण है। लेकिन जो दीर्घ में जो री बोलते हैं उसमें री, ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको खींचते हैं री, तो इसकी वजह से ये दीर्घ में माना जाता है। तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन में प्रभु जी, ह्रस्व में थोड़ा कम हम लोग बोलते हैं री और दीर्घ में बोलते हैं री। ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, अदिति सुता प्रभु, यस। हाँ प्रभु जी, जो पहला लाइन में जो 5 स्वर है इनमें ह्रस्व जो बोले है, जो लास्ट में ल क्या इसका क्या उच्चार करते हैं? लुरु
नहीं ब्रो, रू नहीं, लोग का क्या इसको उच्चारण रू करते नहीं बोलते। हाँ मैं बताता हूँ। ये कुछ लोग गुजराती में भी ऐसे पता नहीं इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते, रू ऐसे करके। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ल, ओके, ल। लो इसको री प्रोनाउंस नहीं करना है, सब लोग देखिए, इसको री करना है, ई नहीं है लास्ट में, ल, थोड़ा साउंड चाहिए, ल, थैंक यू प्रभु और लकार आना चाहिए, लकार और र, जो र पढ़ना है वो आना चाहिए थोड़ा बोलने में, और थोड़ा सा लास्ट में, ओके। तो होगा, तो इसमें क्या क्या होगा, ल, ल, ओके, र होना चाहिए। यस, री बोलते, री नहीं बोले, ल, बस ल। और ये रस्व है इसलिए खींचना नहीं है प्रभु जी, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इसको ऐसा नहीं, री नहीं है ये ल है, ल। ये ग्रुप में भी मैंने किसी का कुछ किसने भेजा था, उसमें लिखा था आ ई उ री और री को भी दीर्घ कर दिया। शायद हिंदी में पता नहीं ऐसा कुछ नियम होगा, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल भी इस प्रकार का नहीं। पाणिनि जो है, पाणिनि जो व्याकरण जो थे, तो उन्होंने बताया कि री जो है, री वो रस्व में ही होता है, ओके, वो रस्व में ही होता है, उसका दीर्घ नहीं होता, तो इसको ल प्रोनाउंस करना है, ल, ये रस्व बनना है, ओके। क्वेश्चंस, कृष्ण कीर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये अंतिम पंक्ति में ये दो ये पहला वर्ण क्या ये वास्तव में दीर्घ है या ह्रस्व है? कौन से प्रभु जी? ये पहला वर्ण ए, ये दो, आपका प्रश्न क्या है प्रभु जी? ये जो लास्ट लाइन में वो ए और ए है ना, उस हिंदी में तो वो जो ए होता है बिना मात्रा के, उसको शॉर्ट माना जाता है ह्रस्व में, नहीं? हिंदी में शायद पता नहीं ऐसा होता होगा हिंदी में, लेकिन नहीं माता जी, संस्कृत में बिल्कुल नहीं माना जाता है। ए और ओ ये बिल्कुल भी ह्रस्व में नहीं होता है, ये दीर्घ में ही होता है। इसको ए, आई, ओ और औ, ओके, अच्छा, यस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ए और आई में दोनों में कोई बोलने में टाइम डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं है, सेम टाइम उसमें लगता है, ए, आई, ओ और औ, ओके। तो ये दीर्घ में माना जाता है, यस। थैंक यू। यस यस, ओके। तो हम लोगों ने ये जो लास्ट में ये जो पढ़ा ए, आई, ओ, औ, ओके, तो हम लोग इसका थोड़ा पढ़ेंगे इसके विषय में। ये वर्ण है ए, आई और ओ और औ, ओके। स्वर वर्ण में जो लास्ट में जो 4 वर्ण है ए, आई, ओ, औ, इनको क्या बोलते हैं? स्वर तो बोलते ही ऑफ कोर्स, लेकिन ये स्वर में डिफ्थोंग्स बोलते हैं। इंग्लिश में डिफ्थोंग्स और संस्कृत में संध्यक्षर। संध्यक्षर मतलब संधि अक्षर, तो ये संधि से ये अक्षर बना है, ओके। थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट कुछ लोग का नया लग सकता है, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए इसको, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी। तो ये संधि और संधि अक्षर मतलब 2 वर्णों से इसकी संधि हुई है, 2 वर्ण मिले हैं और उसके बाद ये वर्ण, ये स्वर वर्ण आया है, ओके। तो सबसे पहले जो ए जो है वो कैसे बना है? स्वर जो है अवर्ण और ई वर्ण, उससे ये ए बना है, ओके। याद भी कीजिएगा, तो ए वर्ण जो है, ए वर्ण वो अ प्लस ई से ए वर्ण बना है। लेकिन फिर भी आप ऐसा मत समझिए कि ये जो ए जो है वो स्वर वर्ण से डिफरेंट है, या तो ए को स्वर में नहीं माना जाता, ऐसे नहीं समझना है। लेकिन बस ये जो अ और ई है वो दोनों की जब संधि होती है, संधि मतलब जब मिलता है, एक दूसरे से मिलते हैं वो लोग सब, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको ए बोलते हैं। तो संधि के विषय में आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर क्लासेस में, जब हम लोग पढ़ेंगे संधि के विषय में भी। कि अ और ई से मिलने से ए वर्ण
बनता है। ओके, अ ह्रस्व वर्ण और ई ह्रस्व वर्ण, ये दोनों से कौन सा बनता है? ए वर्ण बनता है। उसके बाद अ ह्रस्व वर्ण और ई दीर्घ वर्ण, ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा क्या बनता है? आई। सबसे पहले अ प्लस ई इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद अ प्लस ई से आई बनता है, आई वर्ण। उसके बाद ओ जो वर्ण है, ओ वर्ण, वो बनता है अ प्लस उ, ठीक है। उकार अ वर्ण प्लस उ वर्ण, ये जो दो स्वर है उनसे क्या बनता है? ये ओ वर्ड बनता है, ओ स्वर बनता है, ओ वर्ण। उसके बाद जो औ जो है, औ, उसमें अ वर्ण और दीर्घ उ वर्ण, दीर्घ उ वर्ण। ओके, तो अ प्लस उ इक्वल्स टू औ, तो ए इक्वल्स टू अ प्लस ई, ठीक है। और आई इक्वल्स टू अ प्लस ई, ठीक है। और ओ इक्वल्स टू अ प्लस उ, छोटा उ, ठीक है। और औ इक्वल्स टू अ प्लस उ, दीर्घ उ। तो क्या होता है, ये जो संधि अक्षर बोलते हैं इनको, तो स्वर में ही ये जो ए आई ओ औ जो है वर्ण जो बने हुए हैं, वो एक्चुअली दो स्वर वर्णों से ये इनकी उत्पत्ति हुई है, दो स्वर वर्ण से, अ ई और अ ई और अ उ, ये जो ए आई ओ औ, तो ये जो सभी वर्ण है वो दो दो स्वर वर्ण से उत्पत्ति हुई, उसकी उत्पत्ति मतलब वो बने हैं, ठीक है। तो ये इटर्नली है ये वर्ण, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि बाद में इसका आविष्कार किया गया ए आई ओ, ऐसा नहीं है। ये जो स्वर वर्ण जो मैं बता रहा हूँ, अ आ ई उ री री रे और बाद में ए आई ओ औ, ये सब जो वर्ण है 13 जो स्वर है वो इटर्नली शाश्वत रूप से है, ठीक है। तो इनको ऐसा नहीं समझना है कि ये दो स्वर वर्णों से उनकी उत्पत्ति बाद में हुई, ऐसा नहीं समझना। ओके, तो इसमें कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है इसमें किसी को? कुछ और कुछ इसमें कोई डाउट है किसी को? प्रभु जी, जी प्रभु जी, ये इटर्नली बने हुआ तो इनको संधि बाद में क्यों कर रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? मतलब इनको इटर्नली बनाया हो तो मतलब इनको बाद में संधि क्यों बना रहे हैं प्रभु जी हम? संधि बस इतना ही है प्रभु जी। इनको एक्चुअली यदि आप देखेंगे तो इनको गुण वर्ण भी बोला जाता है, इनको गुण वर्ण भी बोला जाता है। गुण वर्ण मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम लोग संधि करेंगे, समझेंगे। तो डेफिनेटली प्रभु जी, ये जो ए जो है, ए आई ओ औ, वो डेफिनेटली इटर्नल तो है ही, ठीक है, डेफिनेटली इटर्नल है। लेकिन इनको दो स्वर वर्णों से इनकी मतलब इनको ए का एक मतलब ए बना है, ठीक है। बस इटर्नल तो है ही, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग तो ये जो ए जो है वो अ और ई से बना हुआ है, तो ये जो चीज है ए आई ओ औ, ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाणिनि जो अपने जो व्याकरण है उसमें ही सिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इस प्रकार से इसको एक्सेप्ट करना, ऑफ कोर्स ये इटर्नली है, लेकिन इसका इटर्नल कंसेप्ट भी यही है। ओके, आप जिस प्रकार से बताया कि ए आई ओ औ जो है, तो ऑफ कोर्स इटर्नल तो है ही, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है कि जो ए अ प्लस ई से बना है और अ प्लस ई से बना है, तो ये जो कंसेप्ट जो है वो भी इटर्नल है। ओके, तो हम लोग इस प्रकार से उसको समझना है। जैसे मान लीजिए संधि होती है, तो हम लोग कभी कभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो कोई दे देंगे, यस, राम प्लस ईश्वर। ओके, तो राम यदि आप देखेंगे, राम के लास्ट में मकार के बाद में क्या है? अवर्ण है, ठीक है। और ईश्वर में क्या है? ई वर्ण है। तो हम लोग रामेश्वरम क्यों बोलते हैं? राम ईश्वरम बोल सकते थे ना, लेकिन ये रामेश्वरम क्यों हो गया? तो अ वर्ण था और ई वर्ण था, तो हम लोग ने जैसे ही दोनों वर्णों को देखा, तुरंत क्या कैसे हम लोग ने संधि की उसकी? रामेश्वरम, ठीक है।
तो इस प्रकार से समझना है प्रभु, ये कंसेप्ट इटर्नल है प्रभु। यस प्रभु, थैंक यू। या ओके, अभी हम लोग व्यंजन देखेंगे। तो स्वर वर्ण का इस प्रकार से था, अभी हम लोग व्यंजन देखेंगे, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 33 व्यंजन। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म य र ल व श श स और ह। ओके, ये कुल मिलाकर कितने कॉन्सोनेंट से कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ओके, अभी हम लोग, मैं बोल रहा हूं क ख ग इस प्रकार से बोल रहा हूं, है ना, लेकिन एक्चुअली ये जो व्यंजन जो है, इनको आप प्रोनाउंस यदि करना है, आपको बोलना है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि आप सब लोग पढ़े होंगे अपने मतलब स्कूल के जब एजुकेशन लिया जब लेते हैं, तब उस समय हम पढ़ते क का की कु कु के कई को कौ कम कहा, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यों ऐसा पढ़ते? क्योंकि जो क जो वर्ण है वो इंडिपेंडेंटली हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यंजन है जैसे क, वो बाद में हलंत है उसमें। यदि आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यस, तो जैसे ये जो व्यंजन है, इसमें लास्ट में ऐसा है हलंत। आप लोग हलंत का कंसेप्ट सुने होंगे। हलंत मतलब इसके आगे कोई वर्ण नहीं, मतलब बस उसी उधर तक ही बोलना है, क, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलने के लिए हम लोग को स्वर की आवश्यकता पड़ती है। टू फैसिलिटेट प्रोनाउंसिएशन, अ हैज बीन एडेड आफ्टर ईच कॉन्सोनेंट इन दिस चार्ट। ठीक है प्रभु जी। तो ये जो भी जो वर्ण, जो भी हम लोग व्यंजन जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी को प्रोनाउंस करने के लिए हम लोग ने अ जोड़ा है। अ, नहीं तो अ के बिना हम लोग इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अ जो ये जो स्वर वर्ण जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो स्वतंत्र नहीं होते, परंतु वो व्यंजन वर्ण किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यदि हमको बोलना है तो वो बोलना है तो हम लोग स्वरों के आश्रित लेंगे, स्वरों पे आश्रित है लोग सब, ठीक है। तो यदि हम लोग को क को प्रोनाउंस करना है प्रॉपर्ली तो कैसे बोलेंगे? हम लोग अ डालेंगे, सबसे पहले अ स्वर वर्ण को डालेंगे और बाद में हम लोग क प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो इसलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। ओके, अभी हम लोग ने डेफिनेटली ये जो हम लोग ने कॉन्सोनेंट्स पढ़ा, व्यंजन हम लोग ने पढ़ा, व्यंजन और स्वर वर्ण। तो अभी क्या होता है कि हम लोग कुछ भी वर्ण बोलते हैं या तो जो भाषा जो बोलते हैं, तो भाषा क्या, जो मतलब हम शब्द बोल रहे हैं, कुछ मैं शब्द बोल रहा हूँ, तो हम लोग शब्द कहाँ से बोलेंगे? मुख से ही बोलेंगे ना। वी विल यूज आवर माउथ, हम लोग अपना मुंह करेंगे ताकि हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर पाए। यदि मुख नहीं रहेगा तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे हम लोग। तो ये जो शब्द जो है, जो वर्ण है, क ख ग घ ङ, जो अ आ इ ई, तो ये सब हम अलग अलग मुख में या तो अलग जो मुख में ध्वनिया जो होती है, उसके द्वारा हम लोग ये वर्णों का वर्णों को हम लोग उत्पत्ति या तो वर्णों को हम लोग बोल पाते हैं, ठीक है। तो मुख में जो भी अलग अलग पार्ट्स है, उसके द्वारा ही ये वर्ण हम लोग को प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो हम लोग वो व्यंजन जो है और जो स्वर, उनको हम लोग उच्चारण स्थान का क्या अर्थ होता है कि जहां से वो वर्ण उच्चारित हुआ है, वो स्थान स्वर्ण का वर्गीकरण होने वाले। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। हम लोग पढ़ लिए, स्वर वर्ण पढ़ लिए, लेकिन अभी हम लोग
स्थान जो है, तो जो प्लेस है मुख में, उस लोग का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हमारे मुख ये सब व्यंजन वर्ण और सब स्वर वर्ण प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आप देखिए, यस, तो उच्चारण स्थान है कंठ, सबसे पहला है कंठ, उसके बाद है तालु, और उसके बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? 6 प्रकार के उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो ये जो 6 जो उच्चारण स्थान है, तो उसके द्वारा हम लोग वर्णों को प्रोनाउंस करते हैं, या तो शब्द बोलते हैं हम लोग, कोई भी कुछ भी वर्णों को हम लोग प्रोनाउंस करना है, तो हम लोग ये अलग अलग स्थान जो मुख में है, ये मुख में ही अलग अलग स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, तो उधर से हम लोग ये वर्ण प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो इनका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, जैसे आप देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्वर वर्ण देखते हैं। ओके, तो वॉवेल्स में ये जो ओके इसमें, ठीक है, हम लोग स्वर बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले व्यंजन देखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ स्वर के विषय में। ओके, तो ये जो व्यंजन जो है क, ख, ग, घ, ङ, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, जो उच्चारण स्थान है उनके द्वारा उसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले ये जो क वर्ग है, इनको क्या बोलते हैं? ये जो क है, ख है, ग है, घ है और ङ है, ये पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग? क वर्ग। यदि हम लोग एक साथ किसी ये फैमिली जो है इसको इंगित करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? क वर्ग। ठीक है, सबसे पहला वर्ण लेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे वर्ग। ठीक है, तो अभी जैसे क वर्ग जो है, उसके बाद उसके बाद च वर्ग है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए च, छ, ज, झ, ञ, तो ये जो प्रोनाउंस करने जो पूरी फैमिली है इनकी, तो इनको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको कैसे हम लोग इंगित करेंगे? यदि हम लोग को एक वर्ड में इंगित करना हो तो हम लोग बोलेंगे च वर्ग। च वर्ग मतलब क्या बोलते हैं? च, छ, ज, झ, ञ, सबको यदि च वर्ग बोलेंगे तो हम लोग सबको इंगित करेंगे एक साथ। ठीक है, क वर्ग बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? किसको इंगित करेंगे? क, ख, ग, घ, ङ, एक साथ इंगित करेंगे। उसके बाद ट वर्ण। ठीक है, जो ट जो है सबसे पहला, तो उसके द्वारा हम लोग पूरी फैमिली ट, ठ, ड, ढ, ण, तो हम लोग बोलेंगे ट वर्ग। ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त वर्ग। त वर्ग मतलब त, थ, द, थ, न, और प वर्ग मतलब फ, ब, भ और म। ओके, तो ये जो व्यंजन जो है इनको 2 प्रकार से, जिस प्रकार से आप देखेंगे कैटेगरी, ये जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन जो है, तो ये जो कैटेगरी जो है जैसे जो उच्चारण स्थान जो है कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठौ, इसके द्वारा इनका वर्गीकरण किया जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंठ्य। कंठ्य वर्ण होता क्या है? सबसे पहले आप देखिए, कंठ ध्वनि जो होती है, इस वर्ग की ध्वनियों में कंठ का प्रयोग करके उच्चारण किया जाता है। तो कंठ्य मतलब क्या? थ्रोट, गटरल थ्रोट। इधर आप देखेंगे, यदि मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा, यस, तो ये जो आपको कंठ्य इधर दिख रहा है, यस, ये जो गले में गला जो है मतलब वो कंठ्य। तो हम लोग कोई भी वर्णों को यदि गले से प्रोनाउंस करते हैं तो वो जो वर्ण है उनको क्या बोलेंगे? कंठ्य वर्ण। तो कंठ्य वर्ण जो है उसमें कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? क, ख, ग, घ और ङ। तो ये जो क वर्ग जो है वो हम लोग कंठ्य के ऊपर आश्रित है, मतलब इसको कंठ्य के द्वारा, कंठ से हम लोग ये जो पूरा जो वर्ग है क वर्ग हम लोग बोलते हैं। आप खुद भी बोल के देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, कंठ से आवाज आ रही है।
तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, कंठ्य कंठ्य इनका क्लासिफिकेशन, थ्रोट से इनकी आवाज आ रही है। तो ये कंठ्य जो है ये उच्चारण स्थान है, किनका उच्चारण स्थान है, क वर्ग का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है तालव्य ध्वनि। तो तालु से जो भी ध्वनियां, तो जो भी वर्ण निकलते हैं, अभी तालु का क्या अर्थ है, ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य वाला भाग ताल से स्पर्श होता हो। ओके, उन ध्वनियों को तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो जिह्वा का मध्य भाग ताल से स्पर्श होता हो। तो आप देखिए, यदि आप तो तालव्य ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते देखिए। यस, तो पैलेटल्स बोलते हैं इनको, तालु। तो इसमें च, छ, ज, झ, न्य, ठीक है। तो च वर्ग, जो पूरी जो फैमिली है च वर्ग, तो वो उनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु उच्चारण स्थान है। ओके, आप खुद प्रोनाउंसिएशन करके देखिए। जैसे मान लो मैं च बोलता हूँ, च च, तो ये जो जिह्वा जो है वो क्या हो रहा है कि ऊपर का जो जगह जो है, तो उधर वो स्पर्श हो रहा है। तो हम लोग च बोलते हैं तो जिह्वा ऊपर स्पर्श हो रही है, तभी हम लोग च, छ, ज, झ, न्य। तो तालु जो है वो च वर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे मूर्धन्य ध्वनि। जिन ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है तो उन्हें मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। अभी मूर्धन्य ध्वनि किसको कहते हैं, जब जैसे मान लीजिए ट, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जीभ जो है उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ट आप बोलेंगे ट, तो ये जो जिह्वा जो ऊपर टच हो रही है, ओके, टिप में टच हो रही है, एकदम टिप में, टंग पूरा जो टिप है वो पूरा टंग का जो टिप है वो ऊपर टच हो रही है। ओके, तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये जो ट वर्ग जो है वो मूर्धा, ये तो मूर्धन्य ध्वनि इनका क्लासिफिकेशन है। क्या का ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। या तो जब जिह्वा जो है वो उनका जो उसका जो टिप है वो जब उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धन्य ध्वनि। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है ध्वनि, क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ्य। ओके, आपको याद, वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य। ओके, तालव्य का क्या अर्थ है, मतलब जब जो जिह्वा है वो ऊपर टच हो रही है, च पूरी टच हो रही है, च ना, तो क्या है, च है, जो जिह्वा जो है च, तो उसमें जिह्वा टच हो रही पूरी। और जो मूर्धा में क्या हो रहा है कि जो जिह्वा जो है वो बस उसका जो टिप है वही टच हो रहा है ऊपर। ओके, जिह्वा का जो टिप है, मतलब जो लास्ट जो है वही ऊपर जाके टच हो रहा है, ट, तभी वो ट हम लोग प्रोनाउंस कर पा रहे, ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद है दंत्य। ओके, दंत्य ध्वनि। तो दंत्य मतलब क्या, दांत से दंत्य बना है। तो दांत से जो इन ध्वनि के उच्चारण में दांतों अहम भूमिका होती है। तो जिसमें दांतों का प्रयोग होता है या तो अहम भूमिका जो निभाती है वो वर्णों को प्रोनाउंस करने में, तो उसको वो जो वर्ण है उनको वो उच्चारण ध्वनि में कौन से वर्ण होते हैं, ध्वनि में देखेंगे आप तो यस, वर्ग जो त की फैमिली है, त, थ, द, ध, न। ओके, त आप प्रोनाउंस करके देखिए, त, तो जिह्वा जो है वो दांतों के बीच में आ रही है ना, त। यदि हम लोग त, थ, द, ध, न, तो यदि दांतों से हम लोग ध्वनि को बोल पाए, दांतों के बिना हम लोग की ध्वनि को प्रोनाउंस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके
नहीं होते तो हम लोग जैसे तो जो त वर्ग की जो फैमिली है, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। ओके, नेक्स्ट उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? ओष्ठ का क्या अर्थ होता है? ओष्ठ ये है कि ओष्ठ ध्वनि के उच्चारण में दोनों ऊपर के तथा नीचे के होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये जो ओष्ठ ध्वनि में क्या होता है कि आप अपने जो लिप्स है, लिप्स को आप यदि एक साथ जोड़ेंगे, यदि वो जो एक साथ स्पर्श में आएंगे, तब कोई वर्ण निकलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ओष्ठ में प वर्ग की फैमिली, तो आप देखिए प्रोनाउंस करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिप्स है वो दोनों एक साथ स्पर्श में आ रहे हैं, तब भी आप प प्रोनाउंस कर पा रहे। तो प, फ, और म। यस, तो इनको क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है? प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठौ। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठीय, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, तालव्य, और त वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य, दांत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान है या बोलने की जो स्थान है वो है ओष्ठौ। ठीक है, लिप्स, लिप्स जो होता है तो वो जब स्पर्श में आता है तब हम लोग प, फ, ब, भ, म हम लोग वो ध्वनि को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है। अभी कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें कुछ किसी को क्लियर नहीं है कि क्या क्लासिफिकेशन है? कोई क्वेरीज इसमें है कोई डिवोटी को? यस, हरे कृष्णा। योगेश। यस प्रभु जी। ये आप जो न न न जो है उनको एक बार अलग अलग जो है पैलेटल, सेरेब्रल, उसके हिसाब से आप एक बार जरा प्रोनाउंस करेंगे तो अलग अलग उनमें हमें जरा थोड़ा फर्क समझ में आए। जी प्रभु जी। कुछ लोग जैसे ये जो लास्ट जो है पंचवर्ग जो वर्ण है, हर फैमिली का जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे क बोलेंगे, क तो फर्स्ट क्लास या तो ये तो प्रथम वर्ग, मतलब जो फर्स्ट क्लास जो है, तो उसमें क्या बोलते हैं? क, च, ट, त और प। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ण है। कोई भी वर्ग का जो फैमिली है, क वर्ग और च वर्ग, इनकी जो फैमिली है, तो इसका पहला वर्ण क्या है? फर्स्ट क्लास क्या है इनका? क, च, ट, त, प, ये इनका फर्स्ट क्लास है। ओके, हर एक वर्ग का तो ख का सेकंड क्लास, तो हर एक वर्ग का सेकंड वर्ण। ओके, ख, छ, ठ, थ, फ, सेकंड क्लास। में थर्ड क्लास क्या है? ग, ज, ड, द, ब, हर एक फैमिली का थर्ड वर्ण। और उस प्रकार से चौथा में भी घ, झ, ढ, ध, भ, और लास्ट में फिफ्थ वर्ण, पांचवा वर्ण, हर एक फैमिली का पांचवा वर्ण। अभी क्या होता है कि इसमें कुछ लोग ये जो क वर्ग में जो लास्ट में जो वर्ण है उसको अंग की तरह प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग करते, इसकी वजह से ये लोग सब इसको प्रोनाउंस करते हैं अंग, लेकिन अंग नहीं होता है। अंग इस प्रकार से अंग, क्योंकि गकार नहीं है ना अंदर। जैसे आप देखेंगे लास्ट में जो ण है तो उसमें गकार नहीं है लास्ट में। ओके, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? न, ठीक है, न, ये कंठीय ध्वनि है ना, गटरल साउंड है, ये कंठीय ध्वनि है, कंठ से निकलता है, इसके वजह से इसको कंठ से निकालना है। न, ओके, न, उसके बाद न, उसके बाद ण और न और म। ठीक है, तो गटरल साउंड जो कंठीय क वर्ग का पंच जो वर्ण है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है? ण, सॉरी न नहीं, न। ओके, न, इस प्रकार से उसको प्रोनाउंस करना है। यस, तो ये इसका भेद है पूरा। ये जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ वर्ण हर एक
जो वर्ग है उसका जो फिफ्थ वर्ण है उसको इस प्रकार से प्रोनाउंस करना है। तो ये भेद है इसमें। योगेश प्रभु जी आप ओके हरे कृष्ण। हाँ यस क्लियर है, प्रभु जी, अभी आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। जी थैंक यू। प्रभु जी विक्रम बंसल को प्रभु जी ये लिस्ट हमें मिल सकता है ना, ये वाला ये प्रेजेंटेशन का, ये ध्वनियों का, ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं आपको बताऊंगा। ये एक मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है कोर्स मटेरियल, तो उसमें आपको बताऊंगा, उधर वो बुक में आप रिफर कर सकते हैं। तो वो बुक में भी इसी प्रकार का टेबल दिया है, तो आप वो उसको रिफर कर सकते हैं। संस्कृत ग्रामर करके बुक है, मैं आपको क्लास के में बताता हूँ। तो सब डिवोटीज जो भी अपना फ्री समय में वो बुक को रिफर कर सकते हैं। बुक में भी सेम सब कुछ सेम दिया है। ओके यस। अभी हम लोगों ने बस कवर का ये सभी देखा है, ठीक है। 25 कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना, ये जो फैमिली जो होती है क से लेकर म तक की देखा है, ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके, तो ये हर एक की एक फैमिली है। हम लोग क वर्ग बोलते हैं तो इनकी फैमिली को इंगित बताइए, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 25 वर्णों को 5 into 5 25 हम लोग ये व्यंजन को देखा, ठीक है। अब आगे ये जो फिफ्थ वर्ण जो है ना, हर एक वर्ग का जो फिफ्थ वर्ण है ना, नेसल साउंड, इनको नेसल, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ना, वो नासिका, कहाँ गए, हाँ, इनको उच्चारण स्थान नासिका भी बोला गया है। तो हर एक जो आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंठिया क वर्ग जो है, इसमें हर एक जो प्रोनाउंस करता है क ख ग घ, तो इसकी जो उच्चारण स्थान है वो कंठिया ही है, ठीक है। इसका पूरा उच्चारण स्थान कंठिया ही है। और च वर्ग का पूरा तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है। ओके, लेकिन इसको और एक उच्चारण स्थान दिया है। ये जो लास्ट जो है ना, ये जो ये जो पंचम जो वर्ण है सबका, हर एक वर्ग का पंचम जो वर्ण है, ङ, ञ, ण और न और म, ये जो हर एक चीज, हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, उसको और एक उच्चारण स्थान दिया है। वो उच्चारण स्थान का नाम क्या है? नासिका। ओके, तो नासिका उच्चारण स्थान है उन हर एक वर्ग का पंचम वर्ण, फिफ्थ वर्ण। ओके, यदि आप इसमें देखेंगे ये जो इलस्ट्रेशन में, तो आप देखिए नासिका, नाक से निकला हुआ जो साउंड है उसको नासिका ध्वनि बोलते हैं। ओके, तो ङ, ञ, ण, न और म, इसको नासिका भी उच्चारण स्थान दिया गया है। अभी हम लोग ये सब देख लिए, 25 व्यंजन देख लिए। अभी आगे जो वर्ण है, ओके, म के बाद हो गया, म के बाद क्या है? य, ल, व, श, स, श, स, ह, ठीक है। ये जो और जो व्यंजन जो बच गए 25 के बाद, 4 और 4 8 व्यंजन जो और बच गए, तो इसको कैसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो ये जो है य, र, ल, व, श, स, ह, इनको य, र, ल, व जो है ना, य, र, ल, व, इनको सेमी वॉवेल्स बोला जाता है। सेमी वॉवेल्स, इनका नाम है सेमी वॉवेल्स, अंतस्थ, ठीक है। आपको बस याद रखना है, बस इनको अंतस्थ बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे क ख, ये जो क वर्ण है, ख वर्ण है, ग वर्ण है, तो इनको जैसे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, ठीक है। तो वैसे इनका जो क्लास, इस प्रकार जो क्लास है, ठीक है, सबका नाम है। उसी प्रकार से य, र, ल, व जो है ना, इनको सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स या अंतस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या, या तो बोलने का उच्चारण, मतलब क्या है बोलने का, तो है य जो है, य वो है तालु ध्वनि, मतलब तालु से उसकी ध्वनि निकलती है, य, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे य, तो जीभ जो है वो टच हो रही है। जब हम लोग य बोलते हैं तो जीभ टच हो रही है ऊपर, य। ओके, य, र, कौन सा है? य, र,
ल व। ओके, य का क्या है स्थान? तालु स्थान है, ठीक है। र का क्या स्थान है? मूर्धा। मूर्धा मतलब जिह्वा जो है वो ऊपर, जिह्वा का जो टिप है वो ऊपर तक टच हो रहा है, तो तब हम लोग वर्ण को प्रोनाउंस कर पाएंगे। ओके, तो र का जो उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अभी समय कितना हुआ प्रभु जी? समय कितना हुआ, कोई बता सकता है मुझे? 8:45 प्रभु जी। 8:45। ओ, एक्चुअली आज इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ ना, मतलब बहुत शुरू में सब अपना परिचय दिए, इसकी वजह से क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है। अभी थोड़ा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो एस्पेक्ट है ना ये व्यंजन का, अभी हम लोग जस्ट खत्म कर देते हैं बस ये सिबिलेंट्स ऊष्माण पढ़ के। उसके बाद हम लोग कल शुरू में कल हम लोग और जो बाकी जो रह गया है वो हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी ये कोर्स कभी शायद लंबा भी चल सकता है, लंबा इन सेंस 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे यदि कोर्स का जो मटेरियल है वो कवर नहीं हुआ तो हम लोग शायद 15 डेज का कोर्स है ना, तो शायद 16 to 17 डेज का भी हम लोग इसको कर देंगे, नो इश्यूज। तो य और ल जो है इनको सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। जिह्वा जो है वो ऊपर, और र वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, या तो जो बोलने का स्थान क्या है? मूर्धा। उसके बाद ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, ठीक है। का उच्चारण स्थान क्या है? ब उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठौ, लिप्स, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे बताया कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठौ, सब लोग आप जानते हैं इसका अर्थ, ठीक है। अभी उसके बाद देखेंगे य ल तो हो गया, उसके आगे है सिबिलेंट्स, ऊष्माण। तो श, श, स और ह जो है इनको क्या बोलते हैं? ऊष्माण। इनका क्या नाम है? ऊष्माण। अभी श जो है, ये जो श जो है तालव्य श, शिवजी वाला श, उच्चारण स्थान क्या है उसका? हम लोग शिवजी बोलते शिव, तो उसमें उच्चारण स्थान क्या है? शकार का। शकार का उच्चारण स्थान है तालु। ओके, श आप प्रोनाउंस कीजिए, खुद ही प्रोनाउंस कीजिए श। तो देखेंगे आप जो जिह्वा जो ऊपर टच हो रही है, श। उसके बाद जो शकार है, शकार, जिसमें जो जिह्वा जो है उसका ऊपर जो लिप, ऊपर जो उसका जो सॉरी जो टिप है, जिह्वा का जो टिप है वो ऊपर टच हो रहा है। ओके, श। तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य शकार। ओके, षटकोण वाला शकार। उसके बाद है दंत्य वाला सकार, सरस्वती वाला सकार। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। ओके, डेंटल, दंत्य। उसके बाद है ह। ओके, श, स और ह। तो ये जो 4 वर्ण है इनको ऊष्माण बोलते हैं। और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य। ह, आप बोलिए ह, आप ह बोलेंगे तो कंठ्य उसका उच्चारण स्थान आप महसूस कर पाएंगे कि कंठ से साउंड आ रहा है एक्चुअली, ह। तो इस प्रकार से ये डिविजन्स हुआ। ओके, श तालव्य तालु से साउंड आ रहा है उसका, तालु उसका उच्चारण स्थान है। और जो श है जो षटकोण वाला, वो उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ओके, सरस्वती वाला जो सकार है उसका उच्चारण स्थान है दंत्य, डेंटल्स। उसके बाद ह जो है ह, उसका उच्चारण स्थान है कंठ्य। ओके, तो आई थिंक अभी ये क्लियर है। यस, विक्रम बंसल प्रभु जी, उस ह को अलग कॉलम में क्यों डाला है? क्योंकि वो भी सिबिलेंट्स ऊष्माण में ही है, तो उसको आप वहीं लिख सकते थे ना। किधर प्रभु जी? ये ह जो है अच्छा, कॉलम अलग है, तो उसका कुछ डिस्टिंग्विश किया है? नहीं प्रभु जी, अभी देखेंगे सिबिलेंट्स में, ऊष्माण में यदि आप ये जो है इसमें इंक्लूड किया है पूरा, दोनों यदि आप देखेंगे ये पूरा इंक्लूड किया है, श, स, ह। तो हम लोग ये बताने के लिए कि ये कंठीय इसका उच्चारण स्थान है, इसकी वजह से मैंने इधर रखा है इसको। ओके, क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसे जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? श, स बोलते हैं ना,
इसके वजह से इसको आगे करके रखा है ऐसे अच्छा अच्छा ठीक है, नॉर्मल। हाँ ठीक है सर, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना यार अलावा श श स ह, हाँ तो इसके वजह से ऐसा जिस प्रकार से फ्लो जाता है उस प्रकार से। ओके, ठीक है। तो ये ऊष्मान जो है, तो ऊष्मान जो वर्ण है, ये सब ऊष्मान वर्ण में बोलते हैं। ऊष्मान वर्ण मतलब श, श, स और ह, ठीक है। हकार का साउंड उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य। ओके, तो इस प्रकार से व्यंजन का जो उच्चारण स्थान जो है, बहुत ये जो हम लोग ने 6 प्रकार के उच्चारण स्थान देखे आज। ओके, कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठौ और नासिका। यस, तो ये जो 6 प्रकार के जो उच्चारण स्थान है, उसके आधारित ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार से स्वर वर्णों का भी क्या बोलते हैं, जो ये जो उच्चारण स्थान है उसके द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। तो मैं ये जो हो गया, शायद टाइम ऊपर आगे चला गया, इसके वजह से हम लोग अभी ये जो वॉबल्स के जो विषय में है, ये जो इनका जो उच्चारण स्थान है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, ये जो लेसन 1 का जो थोड़ा बच गया वो हम लोग कल उसके आगे भी लेसन 2 भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु, ओके, यस हरि बोल। हाँ प्रभु जी, एक डाउट है, जी उस्मान का मतलब क्या है प्रभु जी? जी, एक्चुअली हाँ, ऊष्मान ना, हाँ डेफिनेटली हम लोग एक्चुअली जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो अभी मैं जस्ट स्मरण में नहीं आ रहा है, मैं आपको डेफिनेटली आपको कल में बताता हूँ, कल में। हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग को यस सिखाया था हम लोग को, लेकिन थोड़ा सा मैं स्मरण में नहीं आ रहा है अभी। मैं आपको डेफिनेटली उसका ऊष्मान का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, तो मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटली। कुछ उसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है उसके आधारित ही इसका मतलब होगा। मैं डिक्शनरी में रिफर करके आपको बताता हूँ डेफिनेटली। ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम। और प्रभु इसका भी थोड़ा बता दे तो हेल्प होता है। क्लास जो है ना 4th क्लास तक, वो क्यों है, मतलब कोई कारण है? नहीं, फर्स्ट ऑफ द क्लास, सेकंड ऑफ द क्लास, थर्ड ऑफ द क्लास, फोर्थ ऑफ द क्लास है, और फिफ्थ क्लास हमारा नेशनल्स का, फिफ्थ क्लास के लिए कोई नेशनल्स का कारण है। हाँ, अच्छा, मैंने आपको बताया ना प्रो जी, उसमें क्या है कि जो फर्स्ट ऑफ द क्लास है उसका क्या मतलब होता है, बस एक क्लास है, मतलब एक उनका वर्ण, मतलब हर एक जो फैमिली बताए ना, क वर्ग की एक फैमिली है, तो हर एक वर्ग का जो फर्स्ट वर्ण है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ण। ओके, द्वितीय वर्ण संस्कृत में, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और लास्ट में पंचम वर्ण। ओके, तो बस एक ही चीज मैंने बताई कि ये जो पंचम जो वर्ण होते हैं ना, हर एक फैमिली का जो लास्ट जो वर्ण है पंचवर्ण, ङ, ञ, ण, न, म, इनका एक और एक उच्चारण स्थान होता है। इनका कंठीय जो है वो तो उच्चारण स्थान है ही, स्थान में उसमें ङ का उच्चारण स्थान कंठीय तो है ही, लेकिन साथ में नासिका भी उच्चारण स्थान है। हम लोग दोनों से प्रोनाउंस करते हैं वो वर्ड को। ओके, हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं ङ, तो नासिका भी यूज हो रही है और कंठीय भी यूज हो रहा है। ओके, सिमिलरली न्या, तो न्या में भी तालव्य तालु यूज हो रहा है और साथ में नेसल साउंड नासिका यूज हो रही है, तो ये दोनों उसके उच्चारण स्थान है। सिमिलरली ण, नासिका यूज हो रही है, मूर्धा मतलब मूर्धा उच्चारण स्थान है, तो दोनों उच्चारण स्थान से वो वर्ण का प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर पा रहे हैं। यस, तो उस प्रकार से ये जो लास्ट जो पंचम जो वर्ण है उनका ही दो उच्चारण स्थान है। बस थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा कीजिए, आप रिवीजन कीजिएगा बाद में। ओके, आप सब शायद समझाऊंगा तो आपको कभी ओके आपको और क्लियर होगा वो चीज। तो आप घर में वापस जाकर जब क्लास में हो तो जब अब आप देखिए, हाँ ओके, ये दो, इसमें आप टेबल देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं इसमें नेशनल साउंड लिखा है और एक साउंड लिखा है, तो इसका दोनों स्थान बोलते हैं। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक बात हमको समझ में आ रहा है कि ये जो आप बताएं
कि च बोलते हैं तो जीभ का जो टिप है वो टच हो रहा है तालु से च में, वैसे ही ट में वो मूर्धा से टच हो रहा है, लेकिन क में जीभ स्टेशनरी रह रहा है, मतलब एकदम लाइन में क ख ग, जीभ हिलता ही नहीं। तो जब अंगा को अगर पहले हम लोग अंगा बोलते थे तो अगर वैसे ही अंगा ही बोलते रहो तो जीभ नहीं हिलता है, लेकिन उसको न बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर से जीभ टच होता है उसमें किसी और में तालु या मूर्धा में, तो क्यों ना उसको हम लोग अंगा ही बोले जिसमें कि जीभ स्टेशनरी रहे, क ख ग घ ह अंगा ऐसे। नहीं प्रभु जी, अंग एक्चुअली गलत प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि ङ जो है उसमें देखिए कंके यूज हो रहा है, कोर्स कंके यूज हो रहा है उसमें, बस कंके आप देखेंगे तो इसका जो है वो शायद आपको थोड़ा सा शायद मैं भी शायद, लेकिन मैंने कुछ देखा है कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं क्योंकि उनका अभ्यास रहता है, तो बहुत कुछ बोलते इसके वजह से हमारा मुख में जो अभ्यास है वो नहीं है। लेकिन न का जो है प्रभु जी वो पूरी तरह से कंठ्य के ऊपर ही आधारित है। देयर इज नो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जीभ जो टच हो रही है, ऐसा नहीं है, बस कंठ्य से साउंड आ रहा है उसका। यस प्रभु जी। जी यस बोलिए प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो वही अंगा बोलेंगे तो उसमें गकार आ जाता है ना, तो हम लोग गकार को इंक्लूड नहीं करना चाहते, ग नहीं है इसके अंदर। यदि आप ग बोलेंगे अंग तो उसका मतलब होता है कि आप कोई संयुक्त अक्षर बोल रहे अंग अंग, तो ये अंग कुछ नहीं होता है, न बस नेसल साउंड और कंठी साउंड। यस यस। और कोई क्वेरीज? विक्रम बंसल प्रभु अपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है? जी माता जी, वेडनेसडे को क्लास होगी, और वेडनेसडे को क्लास होगी डेफिनेटली। अभी एक और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ क्लास में कि अभी हम लोग ने जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी हम लोग ने पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्यूसडे, जैसे मान लीजिए मंडे को क्लास हुई तो ट्यूसडे को एक आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में दिया जाएगा। तो आप सब डिवोटी से अनुरोध है कि आप प्लीज गूगल क्लासरूम जो है, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर की है, तो आप सब डिवोटीज को गूगल क्लासरूम का लिंक दबाइए और ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको इन्विटेशन भी दिया है। तो गूगल क्लासरूम में सब लोग रहिए और अपडेट्स देखते रहिए कि गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट में बस जितना भी पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो उसके आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आप उसके आधारित तो वो क्वेश्चंस होंगे, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अटेम्प्ट करना है बस। तो वही असाइनमेंट जो होगा तो वो दिया जाएगा, तो आप सब लोग प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए उसको, तो वैसा रहेगा। और ट्यूसडे को मैं आपको कल मॉर्निंग में असाइनमेंट शेयर किया जाएगा, और वेडनेसडे को वापस क्लास होगी। तो मंडे वेडनेसडे और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे नहीं होगी क्लास, और सैटरडे को क्लास होगी। ओके, तो मंडे वेडनेसडे सैटरडे। और किसी को क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस है? ये गूगल का लिंक नहीं मिला मेरे ख्याल से। जी प्रो, एक्चुअली आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए ना ग्रुप में, आप लास्ट मिनट पे ज्वाइन हुए, इसके वजह से आपको लिंक नहीं मिला होगा। मैं वापस वो लिंक शेयर करता हूँ, तो आप उसको दबाइए और आप ज्वाइन हो जाएंगे वो लिंक गूगल क्लासरूम में। ओके जी, तो आप सबको क्लियर है ये सब कंसेप्ट जो भी पढ़ाया अभी? आप सब डिवोटीज इसको वापस रिवीजन कीजिए। ओके, ये सब, ये जो मैंने जो भी पढ़ाया, ये सब आप इसको रिवीजन कीजिए वापस, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो भी, उसमें भी आपको प्रयास कीजिए आप बिना देखे लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कोई बार बार बुक्स देख देख कर उसका आंसर लिख रहे हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप कोई बुक रिफर ना करें, और अपने आप से जो आपने सीखा है उसके आधारित आप आंसर्स लिखिए। ठीक है, और मैं आपको बार बार पूछूंगा, प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा कि ओके इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ मतलब शायद आप जैसे मान लीजिए कोई क वर्ग है, तो कोई भी वर्ण लूंगा और पूछूंगा कि बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो थ है। ठीक है, अभी बताइए थ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। ठीक है, बाद में छ, छ का उच्चारण स्थान क्या है? कोई बताएंगे? छ का उच्चारण स्थान है
तालु। यस सुमति माता जी। यस तालु। तो कोई जैसे कोई भी वर्ण है तो आपको उसका उच्चारण स्थान याद होना चाहिए। तो आप प्लीज इसको कोई बहुत हार्ड कोई याद नहीं करना है। आप जैसे आप बोलेंगे ना तो आप तुरंत ही आपको महसूस होगा कि ये कंठीय ध्वनि है, ये तालु ध्वनि है, ये तालव्य ध्वनि है, ये मूर्धन्य ध्वनि है, दंत ध्वनि है। तो कोई बहुत हार्डकोर साइंस नहीं है इसके पीछे, लेकिन बस जो भी मुख में जहां पर भी जो प्लेसेस है जिधर से वो वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है तो उसका ही नाम है बस, और कुछ नहीं। कंठीय, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, और कुछ नहीं बस। ओके यस। ओके तो हम लोग इधर मीटिंग को एंड करेंगे। ओके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Pranam to all devotees. We will meet in the next class. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।